रेनेरा को मिला धोखा, शीप स्टीलर के आर्क को पलट दिया गया और एक भारी लॉस बैटल ऑफ गलेट में हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 की शुरुआत करी गई उसी बैटल से जिसके सेटअप में पूरा सीजन 2 लगा दिया। और इस एपिसोड ने इस सीजन लॉन्ग सेटअप का जबरदस्त पे ऑफ दे ही दिया। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आप देख रहे हो सुपर सुपर, जहां इस चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, आपकी फेवरेट सीरीज देखने का मजा एनहांस करना। तो चलिए शुरू करें हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 के पहले एपिसोड का ब्रेकडाउन। मैं आपको जल्दी से स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर उसे देख लें, फिर इस ब्रेकडाउन का मजा लें। एपिसोड 1 शुरू हुआ सीजन 2 वाले इंट्रो के साथ ही, और मैं ये देखकर थोड़ा हैरान हूं क्योंकि जहां सीजन 1 का इंट्रो अलग था और सीजन 2 का इंट्रो उससे अलग होते हुए हमें सीजन 2 के बारे में ही बता रहा था, वहीं ये इंट्रो हल्के फुल्के चेंजेस के साथ पैक्ड था सीजन 2 के इवेंट्स को ही दिखाकर, जहां लास्ट में टाइटल के दिखने का तरीका थोड़ा अलग था। अब आगे शायद ऐसा हो कि हमें अगले एपिसोड से सीजन 3 का इंट्रो अलग दिखे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा सीजन 2 इस एपिसोड में दिखने वाले बैटल ऑफ गलेट का ही सेटअप था। इंट्रो के बाद ही हम मिलते हैं शीप स्टीलर से, जो जैसा कि उसका नाम है वही काम कर रहा है, यानी शीप्स को स्टील करना, जिसके पास रेना आती है और उसे क्लेम कर लेती है। अब बेशक ये रेना का सपना सच होने वाली बात है, पर यहाँ शो बनाने वालों ने एक आर्क को बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट कर दिया है। जॉर्ज आर मार्टिन की बुक फायर एंड ब्लड जिससे शो इंस्पायर्ड है, उसमें शीप स्टीलर टारगेरियंस के वाइल्ड ड्रैगन्स में से एक था, जिसे डेली शीप्स खिला खिला कर एक लड़की क्लेम करती है जिसका नाम था नेटल्स। जबकि शो में दिखने वाली रेना टारगेरियन को बुक्स में ड्रैगन बहुत देर से मिलता है, वो भी अंडे से निकला हुआ ड्रैगन था जो डांस ऑफ द ड्रैगन्स में पार्टिसिपेट तक नहीं करता। इन सब के ऊपर जहां शीप स्टीलर के लिए शीप्स ला लाकर उसको क्लेम किया गया था, यहाँ ठीक उसका उल्टा हुआ, शीप स्टीलर रेना के लिए शीप लेकर आया। तो आप समझ ही गए होंगे कि बुक की नेटल्स की स्टोरी को मर्ज कर दिया गया है रेना टारगेरियन की स्टोरी से। अब देखना यह है कि इस वजह से रेना की आगे की स्टोरी कितनी चेंज हो जाएगी, क्योंकि बुक में नेटल्स और रेना की कहानी का अंत बहुत अलग था। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चेंज का शीप स्टीलर के आर्क पर क्या असर होगा। तो रेना के शीप स्टीलर पर बिना लाइसेंस उड़ जाने के बाद किंग्स लैंडिंग में एमंड आता है और बेचारे ग्रैंड मेस्टर ऑरवेल के गले पर तलवार लगा देता है। अब एमंड की जगह कोई भी होता तो वो एगॉन के गायब होने पर सबसे पहले यही करता, क्योंकि एगॉन जो पिछले सीजन में ड्रैगन फायर की वजह से बिस्तर पर पड़ गया था, उसका पूरा इलाज ग्रैंड मेस्टर ऑरवेल ही कर रहा था। जहां एमंड को पता नहीं कि लैरिस भी एगॉन की मदद कर रहा था ठीक होने में, पर अब उसे पता चल गया है कि एगॉन को लैरिस नहीं भगाया है। तो एगॉन का किंग्स लैंडिंग में ना होना एमंड के लिए और भी ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि एमंड के राजा बनने के लिए एगॉन का खत्म होना बहुत जरूरी है। पर एगॉन का गायब होना उसके लिए खतरा है, साथ ही साथ रेनेरा के लिए भी, क्योंकि अगर एमंड इस पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन में जीत भी गया तब भी उसका भाई एगॉन ही गद्दी पर बैठेगा। प्लस एमंड के ऊपर रेनेरा के ड्रैगन्स का भी खतरा है ही। आगे हम एगॉन को देखते हैं लैरिस स्ट्रॉन्ग के साथ, जो कि पकड़ा गया है हाउस टॉन्टन के लोगों के हाथों। अब हाउस टॉन्टन यहाँ एगॉन को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि जो पिछले सीजन में रूक्स रेस्ट की लड़ाई हुई थी उसमें एगॉन की तरफ से ग्रीन्स ने हाउस टॉन्टन के लॉर्ड को ही खत्म कर दिया था। और अब लैरिस की वजह से ये लोग एगॉन को ले जा रहे हैं ड्रैगन स्टोन रेनेरा के पास। वैसे एगॉन का आर्क बहुत इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है इस सीजन, क्योंकि बेशक अभी उसे ड्रैगन स्टोन ले जाया जा रहा है रेनेरा के पास, पर ड्रैगन स्टोन से रेनेरा खुद आगे 2 दिन में निकलने की बात कर रही है। तो क्या ये भाई बहन आपस में मिल पाएंगे? इन सब के ऊपर मानने वाली बात यह है कि एगॉन नाटक ही सही पर झुका नहीं रेनेरा के नाम पर। बात करें रेनेरा की, तो जहां पिछले सीजन हमने देखा था कि कैसे सीजन के एंड में एलिसेंट रेनेरा के साथ समझौता करती है कि वो किंग्स लैंडिंग के गेट्स खोल देगी एमंड के वेगार पर हेरन हॉल जाते ही, तो उसी वादे पर काम करते हुए रेनेरा अपने काउंसिल में इस बात को उठाती है, जहां किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली दुश्मन के वादे पर कोई कितना भरोसा कर सकता है। पर रेनेरा ने गलती कर दी सबको मैसेज भेजकर कि वो लोग निकल रहे हैं किंग्स लैंडिंग के लिए। दूसरी तरफ एलिसेंट को किंग्स लैंडिंग पहुंचते ही पता चला कि उसका प्लान फेल हो गया, क्योंकि पिछले सीजन के एंड में उसने रेनेरा से यही प्रॉमिस किया था कि वो किंग्स लैंडिंग के साथ साथ अपने बेटे एगॉन का सर भी उसको देगी। पर एगॉन के किंग्स लैंडिंग से भागते ही रेनेरा की दावेदारी पर खतरा हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा जब तक एगॉन जिंदा है तब तक बगावत के चांसेस रहेंगे ही। हालांकि तब भी एलिसेंट अपने प्लान को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, अपने बेटे एमंड को ये बोलकर कि वो तुरंत निकले हेरन हॉल के लिए। अब जो एलिसेंट और एमंड के बीच हुआ इस एपिसोड में वो बहुत ही बेकार चीज थी, पर कहीं ना कहीं शो रनर्स इस बात को बहुत पहले से सेटअप कर रहे थे। अब हमने पिछले सीजन में देखा है कि एमंड अगर कुछ लैक करता रहा है अपनी पूरी लाइफ तो वो था मदरली लव, इसलिए वो सीजन 2 में हमें किंग्स लैंडिंग में
अय्याशी घर की मालकिन के साथ दिखता आया था। इन सब के ऊपर एलिसेंट का एमंड को हैरनहॉल जाने के लिए मनाना क्लियरली बताता है कि उसने अपनी पूरी आस छोड़ दी है अपने दोनों बेटों पर से, जहां वो एगॉन का सर देने का तो वादा कर ही चुकी है, पर कहीं ना कहीं अभी एगॉन का गायब होना दिखाएगा कि उसने रेनेरा के साथ धोखा किया है, जिसका रिजल्ट कितना भयानक होगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सी स्नेक यानी कि कॉर्लिस वैलेरियन हमें दिखता है अपने फर्स्ट मेट और बेटे के साथ गलेट को ब्लॉक किए हुए। पिछले पूरे सीजन हमने देखा कि कैसे रेनेरा के वेलारियंस के थ्रू गलेट ब्लॉक करवाने की वजह से ना सिर्फ किंग्स लैंडिंग में भुखमरी छा गई थी, बल्कि इसी गलेट को खुलवाने के चक्कर में टाइलन लैनिस्टर ने ट्रायर्की को स्टेप स्टोन्स देने का वादा तक कर रखा है। तो गलेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे रिवरलैंड्स में जंग शुरू हो चुकी है, जहां हमें डेमन टारगेरियन दिख रहा है बैटल ऑफ द रेड फोर्क में रिवरलैंड्स की अपनी आर्मी के साथ लैनिस्टर्स आर्मी की जान लेते हुए। अब रिवरलैंड्स पर रिवरमैन से जीतना इतना आसान नहीं है, और उन्होंने लैनिस्टर आर्मी के शेरों को भी खत्म कर दिया है। जो हमने पिछले सीजन देखा था कि जेसन लैनिस्टर अपने साथ लेकर आ रहा था हैरनहॉल की तरफ। इन सब के बीच कुछ लैनिस्टर आर्मी के लोग यहाँ गायब है, पर उनके लीडर और कास्टरली रॉक के लॉर्ड जेसन लैनिस्टर खुद को ही नहीं बचा पाए नॉर्थ के ग्रेबियर्ड से, जो कि साथ हो चुके हैं डेमन के, और वो रेडी हैं अपनी जान देने के लिए ड्रैगन क्वीन के लिए। देखो, डेमन की बात करें तो बैटलफील्ड पर डेमन टारगेरियन से जीतना इतना आसान नहीं है। रेनेरा से पहले उसके पिता विसरिस के समय में माहौल बहुत पीसफुल था, जहां तब भी डेमन ने अपने एक्सपीरियंसेस गेन किए थे स्टेपस्टोन्स के लिए जंग लड़के। उसकी किंग्स लैंडिंग पर पकड़ और भी ज्यादा मजबूत है, जहां हमने देखा था ब्लड एंड चीज वाले एपिसोड में कि कैसे गोल्डन क्लोक अभी भी उसकी वफादार है। प्लस डेमन का ड्रैगन करैक्सिस डेमन से भी पहले से बैटल हार्डेंड है, जिसने फोर्ट डॉर्निश वॉर में टारगेरियंस को जीत दिलवाई थी, जब करैक्सिस डेमन के चाचा एमन का ड्रैगन था। तो अब ये जंग और खूंखार हो चुकी है नॉर्थ के ग्रेबियर्ड्स के एडिशन के साथ। दूसरी तरफ क्रिस्टन कोल और ग्वेन हाईटावर भी बढ़ रहे हैं हैरनहॉल की तरफ, जहां क्रिस्टन कोल के लोग आसपास के गांव की औरतों के साथ हैवानियत कर रहे हैं। अब ग्वेन यहां कोल को समझा तो रहा है कि उसके जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पनिश करना चाहिए, पर कोल की आत्मा मर चुकी है, जहां वो अपने लोगों की हैवानियत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि उसके हिसाब से किसी भी बात का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो लोग मरने वाले हैं। अब कोल के अंदर का घटियापन विसरिस की मौत से ही शुरू हो चुका था, जब उसने विसरिस के स्मॉल काउंसिल में लॉर्ड बीसबरी की जान ली थी। इन सब के ऊपर बैटल एट रूक्स रेस्ट पर ड्रैगन्स की लड़ाई ने उसे फीलिंग दे ही दी है कि वो लोग अब इस डांस ऑफ द ड्रैगन्स को सरवाइव नहीं करने वाले। पर ऐसे सिचुएशन में ही तो आदमी के प्रिंसिपल का असली टेस्ट होता है, जो टेस्ट कोल बुरी तरह फेल कर चुका है। अब पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में एलिसेंट रेनेरा को बता चुकी थी कि एमंड निकलने वाला है हैरनहॉल की तरफ से। अब एमंड को ही ठिकाने लगाने के लिए रेनेरा ने अपने नए ड्रैगन राइडर्स उनके ड्रैगन के साथ प्लांट कर दिए हैं हैरनहॉल के पास, जहां वेगार का वेट करते हुए उल्फ सुनाता है अपने लाइफ के दर्द, जिसके साथ साथ वो यहाँ किसी एसोस के प्रीस्ट की भी बात करता है, जिसे वो रेड भी बुलाता है। अब रेड प्रीस्ट फॉलोअर्स हैं लॉर्ड ऑफ लाइट के, जिनमें से एक से हम गेम ऑफ थ्रोन्स में मिल चुके हैं। मेलिसांद्रे एक रेड प्रीस्टेस थी, और हम जानते हैं रेड प्रीस्ट की आदत है किसी भी टारगेरियन खून वाले को तुरंत कह देना कि वो एक मकसद के लिए पैदा हुए हैं। अब उल्फ, ह्यू और एडम वेट कर रहे हैं हैरनहॉल के पास के जंगल में वेगार पर अटैक करने के लिए, जहां वेगार का डर है इन ड्रैगन राइडर्स को, क्योंकि वेगार अभी तक 2 ड्रैगन्स को खत्म कर चुकी है, टेक्निकली 3, क्योंकि एगॉन और सनफायर की बुरी हालत के लिए वेगार ही रिस्पॉन्सिबल है। इन सब के साथ साथ उल्फ का कहना कि उन्हें नाइट बनने की नहीं बल्कि कासल की जरूरत है, ये कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं है। देखो, अभी इन लोगों ने ड्रैगन से जंग लड़ी भी नहीं है, और इनके अंदर घमंड आ चुका है ड्रैगन्स का, और घमंड बहुत खतरनाक चीज होती है। हालांकि उल्फ की घमंड ठिकाने लगा दी हैरनहॉल के जंगल ने। अब जिस हैरनहॉल ने डेमन की हवा निकाल दी थी पिछले सीजन में, वही हैरनहॉल का इलाका इनका भी बुरा हाल कर रहा है, जहां ह्यू और एडम को आगे दिख जाता है ग्रीन मैन। ग्रीन मैन पिछले सीजन में डेमन को भी दिखा था वेयरवुड ट्री के पास। ग्रीन मैन बेसिकली रिवरलैंड्स के आइल ऑफ फेसेस के गार्डियन है। आइल ऑफ फेसेस एक पवित्र जगह है गॉड्स आई लेक के बीचों बीच, इसीलिए इसके आसपास ग्रीन मैन दिखते हैं। तो एडम और ह्यू को ग्रीन मैन दिख गया यहाँ, और उल्फ की हवा निकल चुकी है लिटरली, जहां एलिस रिवर्स उन तीनों के सामने आती है ये बताने कि वो लोग बैटल मिस कर रहे हैं। अब यहाँ एलिस वही कह रही है जो बुक रीडर्स भी कहना चाहते हैं, क्योंकि बुक में बैटल ऑफ गलेट में सिर्फ जेस और बेला नहीं थे, बल्कि एडम, ह्यू, नेटल्स और उल्फ भी थे अपने ड्रैगन्स के साथ। तो ये लोग कब ज्वाइन करेंगे बैटल को? इन सब के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एलिस की स्टोरी अच्छी लगी पिछले सीजन में, तो आपको इस सीजन में एलिस की स्टोरी और मजेदार लगने वाली है। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग से एलिसेंट ने एमंड के नाम का लेटर भेजा है अपने कजिन ऑर्मंड हाईटावर को, कि वो लोग वहीं रुके और एमंड
एमन का वेट करे। अब ऑर्मंड को लेटर पर लगे मार्क से शक हो गया है कि शायद ये एमन ने नहीं लिखा, जिसके साथ साथ क्या ये पीछे एलिसेंट का सबसे छोटा बेटा डैरन टारगेरियन है। इसका लुक छोटे एगॉन और एमन जैसा है, जैसा हमने सीजन 1 में देखा था। प्लस ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस सीजन का। इस एक्टर की आइडेंटिटी बहुत लंबे टाइम तक सीक्रेट रखी गई थी। वापस किंग्स लैंडिंग पर आए एलिसेंट के पास तो हेलेना एलिसेंट को बताती है एमन के डर की कहानी, जहां वो बचपन में बहुत डरता था पर वेगार को क्लेम करने के बाद वो डर भूल गया है, जिसके बाद अभी वो फिर से डर रहा है। अब ये फैक्ट सुनने में अच्छा है और कहीं ना कहीं ये एमन के आर्क को एक नया डायमेंशन दे रहा है, जहां इसका बहुत सेंस बनेगा एमन की आगे की कहानी में। आगे एलिसेंट इसी बात को यूज करती है एमन पर और उसे हिम्मत देती है। वो कुछ ऐसा कर रही है जिसकी एमन को हमेशा से जरूरत थी। हालांकि ये फर्दर और प्रूव करता है कि एलिसेंट अपने बेटे की जान लेने के लिए किसी भी हद तक जा रही है, जहां कहीं ना कहीं इसका सेंस बनता भी है क्योंकि उसके बेटे जंग के अलावा कुछ नहीं चाहते। वहीं गलेट के पास हम कॉर्लिस को देखते हैं अपने बेटे के साथ इब की ड्रिंक शेयर करते हुए। कॉर्लिस ने दुनिया देखी है, उसको ग्रेटेस्ट सीफेयर कहा जाता है 7 किंगडम्स में, तो उसके लिए इब से एक ड्रिंक अपने पास रखना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा यूनिक आइटम्स और ट्रेजर्स कॉर्लिस ने अपनी सीट हाई टाइड में रख रखी है। तो कॉर्लिस अपने नाजायज बेटे एलन को बताता है रेनेरा के लेटर के बारे में, जहां जो रिश्ते सुधारने का प्रोसेस वो पिछले सीजन के एंड में कर रहा था एलन के साथ, वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। प्लस एलन यहाँ कहीं ना कहीं सही बात कहता है, एमन किंग्स लैंडिंग ऐसे कैसे छोड़ देगा, और ये कहीं ना कहीं कॉर्लिस भी जानता है। और यहीं दिखते हैं ट्रायर्की के शिप्स, जिन शिप्स को टाइलैंड लैनिस्टर लेकर आ रहा था कमांडर शार्को लोहार के साथ, वो यहाँ आ चुके हैं। अब ये चीज फर्दर एलिसेंट को और बड़ी झूठी बना देगी रेनेरा की नजरों में, क्योंकि जहां वो उसे किंग्स लैंडिंग बुला रही थी वहीं उसके साथ गलेट पर अटैक भी शुरू कर दिया गया, जबकि एलिसेंट को इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। क्योंकि हमने देखा था पिछले सीजन में कि एमन ने इस बारे में अपनी स्मॉल काउंसिल में एलिसेंट को बाहर कर देने के बाद डिस्कस किया था। इसका मतलब एलिसेंट ये भी नहीं जानती कि एमन ने ऑटो की वापसी के लिए भी बोल रखा है। ट्रायर्की की शिप्स पर शार्को लोहार अपना दिमाग चला रही है, जहां टाइलैंड कहता है कि उन्हें ड्रैगनस्टोन की तरफ अटैक करना चाहिए। वहीं लोहार कहती है कि उन्हें कॉर्लिस के कासल हाई टाइड पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ेगा कॉर्लिस को, ना कि शिप्स या ये बैटल। अब जैसा कि मैंने कहा कि हाई टाइड कॉर्लिस को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, जिसका मतलब लोहार के लॉजिक में दम है। हालांकि लोहार यहाँ ग्रीन्स की मदद करने से ज्यादा अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए आई है, क्योंकि कॉर्लिस वैलेरियन यानी कि सी स्नेक 20 साल से उसके लोग यानी ट्रायर्की से भिड़ रहा है, जहां 20 साल पहले उसने डेमन के साथ मिलकर क्रेगास ड्रेहार को खत्म करके ट्रायर्की की पकड़ ढीली की थी स्टेपस्टोन्स पर, और अब इसी का बदला लेने लोहार आई है। दूसरी तरफ ड्रैगनस्टोन में रेनेरा को पता चल चुका है गलेट के बैटल के बारे में, जहां कहीं ना कहीं उसके काउंसिल की बात प्रूव हो गई कि उससे झूठ बोला गया है। अब ये चीज ना सिर्फ एलिसेंट को बुरा बना चुकी है, बल्कि रेनेरा को भी उसके काउंसिल में नादान दिखा रही है, जिसके लिए जेस रेनेरा को बंद करवा देता है अपने चेंबर्स में, फर्दर उसके आर्क को और कमजोर दिखाते हुए। अब देखो पिछले सीजन एलिसेंट की पकड़ छूटी थी ग्रीन्स पर से, जहां उसे एक पॉइंट पर काउंसिल से ही बाहर कर दिया गया था। अब इस सीजन हमें इसका कुछ पैरेलल जैसा दिख रहा है, एक क्वीन को उसके क्वींस गार्ड ने कैद कर लिया। ये बहुत कमजोर दिखाता है रेनेरा को। प्लस जिस जोश के साथ जेस बैटल में कूद गया, इसी जोश का डर एलिसेंट और रेनेरा को शुरू से था। वो लोग सीजन 1 की शुरुआत में यानी अपने बचपन में यही डिस्कस करते थे कि कुछ लोगों को सिर्फ लड़ाई, टूर्नी में खून खराबा और जंग चाहिए, और धीरे धीरे ये चीज प्रूव हो रही है, जहां बिना किसी बैटल एक्सपीरियंस के जेस बेला के साथ कूद पड़ा है गलेट की लड़ाई में। देखो गलेट में जो ट्रायर्की आई है वो बेवकूफ नहीं है कि ड्रैगन के डर के बाद भी वो लोग लड़ने आ गए, वो तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने 20 साल पहले डेमन को करेक्सिस के साथ और सी स्मोक को लेनोर के साथ संभाल रखा था स्टेपस्टोन्स की लड़ाई में, जबकि जेस का ड्रैगन वर्मैक्स और बेला की ड्रैगन मून डांसर तब भी उनसे छोटे ड्रैगन्स हैं, तो इन्हें संभालना ट्रायर्की के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जहां एक बार वर्मैक्स जब उनके अटैक में फंस चुका था, वहां जेस को समझ जाना चाहिए था कि ट्रायर्की की शिप से ज्यादा वो खतरे में है। हालांकि असली दम इस लड़ाई में कॉर्लिस ने दिखाया, जहां वो बहुत पतले से रास्ते से अपनी शिप को सक्सेसफुली ले गया और लोहार की शिप्स में से कुछ को वहां फंसा दिया। ये बताता है कि लोग उसे ऐसे ही सी स्नेक नहीं बुलाते, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। हालांकि ठीक इसका उल्टा एग्जाम्पल सेट किया रेना ने अपने नए ड्रैगन शीप स्टीलर के साथ। अब देखो पहले दिन गाड़ी चलाना सीखते ही आप ड्रैग रेस करने नहीं निकल जाते, और रेना यहाँ यही कर रही है। उसे लगा कि वो शीप स्टीलर को वेल से ड्रैगन स्टोन ले आई है, तो अपनी वलेरियन बोली से वो उसे बैटल में भी उतार देगी। शीप स्टीलर को ऐसे ही वाइल्ड ड्रैगन नहीं कहा जाता। अब शीप स्टीलर इस बैटल में अपने पराये का अंतर भूल कर सबको
को जलाना शुरू कर चुका है। ऑब्वियसली ऐसा बुक्स में नहीं हुआ था, पर बुक में बताया गया था कि शीप स्टीलर और उसकी राइडर नेटल्स भी थी इस बैटल में, जहां उसे इस लड़ाई में जो हुआ उसका बाद में दुख था। अब क्योंकि फायर एंड ब्लड लोगों के बीच सुनी सुनाई बातों के हिसाब से लिखा गया है, तो कौन जानता है किसका एंगल ज्यादा सेंस बनाता है, शो का या बुक का। पर रेना का यहाँ शीप स्टीलर पर होना लिटरली ब्लैक्स को बहुत भारी कॉस्ट चुका है। यहाँ रेनेरा के पिता विसरिस का सीजन 1 का फेमस डायलॉग फिर से सेंस बनाता है कि ये आइडिया कि हम ड्रैगन्स को कंट्रोल करते हैं ये बस एक छलावा है। इसका क्लियर प्रूफ हमें सीजन 1 के फिनाले में दिख चुका था, जहां एमंड के रोकने पर भी वेगार रुकी नहीं। वहीं लूसिरिस भी अपने ड्रैगन एरेक्स को अटैक करने से मना करता है, पर वो भी नहीं मानता। यहाँ शीप स्टीलर भी बात नहीं मान रहा रेना की। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विसरिस की बात और भी गहरी है। वेस्टेरॉस के सारे बड़े हाउसेस टारगेरियन से डरते हैं क्योंकि उनके पास ड्रैगन है, पर इसका ये मतलब नहीं कि टारगेरियंस अपने ड्रैगन्स को हर कंफ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए यूज करें, क्योंकि एगॉन द कॉन्करर भी जब वेस्टेरॉस पर अपने और अपनी बहनों के ड्रैगन पर पकड़ बना रहा था, तो उसने इस प्रोसेस में अपनी बहन रेनीज और उसकी ड्रैगन मिरैक्सिस को खो दिया था। ये क्लियरली बताता है कि ड्रैगन का होना लड़ाई में जीत की गारंटी नहीं दे सकता। और यही बात रेनेरा भी समझाती आ रही थी पिछले पूरे सीजन कि ड्रैगन होने का मतलब ये नहीं है कि बस ड्रैगन लेकर जाओ और मैटर सॉल्व कर दो। जंग जब खत्म हो जाएगी तब भी ड्रैगन होने चाहिए उनके पास। अभी शीप स्टीलर के आतंक पर आगे बात करेंगे, पहले वापस आते हैं कॉर्लिस वर्सेस लोहार पर। तो लोहार कॉर्लिस का ध्यान अपनी तरफ खींचकर अपनी दूसरी शिप्स की मदद से कॉर्लिस के कासल हाई टाइड को जला देती है, और ये देखकर कॉर्लिस टूट जाता है, जहां लोहार की शिप टकराती है कॉर्लिस की शिप से और उनका बैटल शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कॉर्लिस के हाथ में वेपन कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ये दोथरा की वेपन अरक है। अब जो आदमी पूरी दुनिया घूम चुका है उसके हाथ में वेपन भी सबसे अलग ही होगा। अब लोहार लेने आई है अपना बदला। कॉर्लिस अपनी सीट जलती देख रहा है, पर उसे और एलन को अभी भी ब्लॉकेड को बचाने के साथ साथ ड्रैगन स्टोन को बचाना है। अब ध्यान दो एपिसोड के नाम पर। इस एपिसोड का नाम है सॉल्ट एंड सी फायर एंड ब्लड, और सॉल्ट एंड सी है कॉर्लिस और उसका बेटा एलन, जहां एलन प्रूव कर रहा है कि क्यों उसमें अपने पिता जैसा जोश और जुनून है। वहीं फायर एंड ब्लड तो फैल रखा है इस पूरे बैटल में, पर यहाँ कई सारी चीजें एक साथ हुई। लोहार एलन से लड़ते हुए मारी गई, प्लस कॉर्लिस का कोई अता पता नहीं है। अब लोहार के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था बुक्स में। लोहार इस सी बैटल से बचकर वापस चला जाता है, पर यहाँ एक अलग रूट लिया गया। प्लस यहाँ किसी ने अगर बहुत कुछ खोया है तो वो है कॉर्लिस और रेनेरा। तो रेनेरा के लॉस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है शीप स्टीलर। वो शीप स्टीलर ही था जो जेस के वर्मैक्स और बेला के मून डांसर से भिड़ बैठा, जहां इस भिड़ंत के बीच जब जेस बचकर निकल रहा था शीप स्टीलर से, तभी उसके ड्रैगन के गले में एक प्रॉन्ग घुस गया, जिसकी वजह से वर्मैक्स डूबता चला गया पानी में, और जेस जो बेचारा पानी से बाहर निकल भी गया था उसे मेरिश आर्चर्स ने मार डाला। अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये सबसे एक्यूरेट डिपिक्शन है जेस की मौत का, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक का बंद हो जाना माहौल को और सीरियस बना देता है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर बुक रीडर ने ऐसे ही इमेजिन किया होगा इस सीन को। ये बहुत डार्क था। इस फैक्ट के साथ तो और कि इस एपिसोड के एंड में ड्रैगन स्टोन का प्रिंस और एयर टू द थ्रोन मारा गया। ये रेनेरा के लिए एक और बड़ा झटका है। पहले लूसिरिस को खोना और अब जेसेरिस को। अभी इन सगे भाइयों में से सिर्फ जॉफरी वेलारियन बचा है, और डेमन के साथ जो रेनेरा के बच्चे हैं उनमें एगॉन और विसरिस बचे हैं, जहां अभी इनका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बुक के हिसाब से तो इन दोनों को भी यहाँ होना चाहिए था। मैं आपको लगे हाथ ये भी रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप जॉर्ज आर आर मार्टिन की फायर एंड ब्लड बुक भी पढ़ें, जो कि फर्दर आपके सीरीज देखने के एक्सपीरियंस और इस डिस्कशन को और इनहेंस करेगा। इस एपिसोड की बात करें तो भाई ये किसी मूवी से कम नहीं था, जहां इसका रन टाइम और इसमें होने वाले इवेंट्स हमें फिर से क्लियर कर रहे हैं कि ये एपिसोड पार्ट था पिछले सीजन का ही। इन सब के ऊपर इस इवेंट का रेनेरा पर बहुत असर पड़ने वाला है। डेमन के हेरन हॉल पर उसको क्वीन बोलने के बाद माहौल उसके कंट्रोल में था, पर अब धीरे धीरे सब स्लिप होना शुरू हो रहा है, और असली डर है अब टारगेरियन मैडनेस का अपना रूप लेने का। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 3 के पहले एपिसोड का। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत मानी जाएगी इस सीजन की। अब देखना यह है कि किंग्स लैंडिंग में आगे क्या होगा, कॉर्लिस की क्या हालत है, और रेना और शीप स्टीलर का रेनेरा क्या करेगी। आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। हमने वेस्टेरॉस के ड्रैगन्स की टॉप 10 रैंकिंग भी बनाई है, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।